हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर यूके वर्मा, प्रोफेसर एंड एचओडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन एट जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और साथ ही साथ मैं अपना एक ब्रांड होम्योपैथिक क्लिनिक के लिए रन करता हूं, जिसका नाम है होम्यो मेडिकेयर एंड द मोटो इज़ टू कंप्लीट क्योर। आज आपके समक्ष आने का ये मतलब है कि बहुत दिनों से मैं ये प्रयास कर रहा था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई प्रैक्टिशनर्स को, जो न्यू बिगिनर्स हैं या जो पुराने प्रैक्टिशनर भी हैं उनको भी, और जो स्टूडेंट्स हैं जो फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, चाहे इंटर्नशिप में पढ़ रहे हैं, उनको कई चीज़ों की कठिनाइयाँ होती है इस होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। और आप जानते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस थोड़ा सा उस रूप से डिफ़िकल्ट है एज़ कंपेयर टू एलोपैथिक सिस्टम, क्योंकि इसमें ऐसा हम लोग करते हैं कि हु इज़ द पर्सन बिहाइंड द सिकनेस। बेसिकली ये है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ना तो कफ का होता है, ना कोल्ड का होता है, ना दमा का होता है, ना एक्जिमा का होता है, किसी भी चीज़ का नहीं। लेकिन हम लोग सभी का इलाज करते हैं, और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग किसी न किसी रूप में अपने रोगियों को उचित ट्रीटमेंट दे करके आप ठीक भी कर रहे होंगे और रोगी लोग लाभान्वित भी हो रहे होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि एक चर्चा करें कि आखिर कुछ ऐसे भी तो केस होते हैं जो फंस जाते हैं, जो इनका इलाज नहीं हो पाता है, बार बार पेशेंट आ रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट फिर भी कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है। कई बार ऐसे केस होते हैं, और ये मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इम्प्रूवमेंट तो दे देते हैं लेकिन क्योर तक नहीं पहुँचाते। और होम्योपैथी तो क्योर के लिए है ना, इसी के लिए ना लोग आते हैं। लोग आते हैं हम पे भरोसा करके कि आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोग रोग को जड़ से उखाड़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम रोगियों को डिसीव ना करें, धोखा ना दें और चीट ना करें। हम उनको कैसे सही ट्रीटमेंट दे सकें, ये हम लोग का मोटो होना चाहिए, ताकि वो क्योर हो जाए और उस डिजीज़ से बार बार सफरिंग ना हो। महज पैलिएशन कर देना एक आम बात है। तो हमने आगे फ्यूचर के लिए प्लान किया है कि मैं इस तरह की कुछ क्लासेस ज़ूम पे लेना चाहता हूँ, जिसमें एक तो होगा थ्योरी पार्ट और एक होगा प्रैक्टिकल पार्ट। तो प्रैक्टिकल पार्ट में मैं उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करूँगा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आए दिन डिफ़िकल्टी होती है। सबसे पहली डिफ़िकल्टी ये होता है, जैसा कि कहा गया है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रिस्क्रिप्शन मैं कहूँगा, एंड सेकंड प्रिस्क्रिप्शन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो हमारा नॉलेज रहता है, उसके अनुसार से हम बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। लेकिन जब फॉलो अप में वही पेशेंट आता है, कभी कहता है कि मुझे फ़ायदा है, तो क्या हमें वही दवा रिपीट कर देनी चाहिए? कभी कहता है डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत दवा चेंज कर देनी चाहिए? यह दवा के बारे में रेट्रोस्पेक्टिव हमें सोचना चाहिए। ऐसे कई बिंदु है जिस पे चर्चा करना चाहता हूँ मैं, जो ताकि आप लोग को कम से कम ये दिक्कत नहीं आए। ठीक है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जिनको पढ़ाया गया उनको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कई ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जिनको कि अभी इस चीज़ का बहुत जानकारी नहीं है कि पेशेंट आए, रोग बढ़ जाए तो उसे क्या कहें। ठीक है, ये आम बात है कि हम लोग बोल देते हैं अरे रोग बढ़ गया तो चलो ठीक ही हो गया, लेकिन इसको कौन समझेगा ये वास्तव में रोग अपनी स्पीड से बढ़ा है या कोई होम्योपैथिक एग्रावेशन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजीज़ एग्रावेशन है और हम उसको लेके चले हुए हैं और पेशेंट भी खुश है कि चलो होम्योपैथिक से बढ़ तो गया, अब ठीक हो ही जाएंगे। तो ये एक ख़ास चीज़ें हैं जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, ताकि आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो। और साथ ही साथ अब हम अपने जो फ्यूचर जो आने वाले सेशन है, मैं इसका एक जीस्ट ले रहा हूँ कि मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे क्या माइंड सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्या माइंड सिम्टम के बिना होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता? माइंड सिम्टम ले तो आखिर कैसे लें, और क्या ख़ास बात है ऐसे माइंड सिम्टम में? और एक होम्योपैथिक में बार बार बात आती है, चर्चा होती है म्याज़्म की। तो क्या म्याज़्म के बारे में जानकारी रखना कितना आवश्यक है? क्या म्याज़्म के बिना भी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये क्या चीज़ है? म्याज़्म के बारे में क्यों इतना बोलते हैं, जबकि हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बहुत सारी पैथोलॉजिकल चीज़ें जानते हैं? तो आखिर ये म्याज़्म है क्या जो होम्योपैथिक में है? तो ये चीज़ों पे
मैं आपके साथ एक बृहद रूप से चर्चा करता हूँ। और साथ ही साथ जैसे कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आपको जैसे हमने बोला कि हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि हु इज़ द पर्सन बिहाइंड सिकनेस, तो जो पर्सन को आइडेंटिफाई करना है उसके लिए एक जरिया है जो हमारे डॉक्टर हनीमन साहब ने दिया है, जिसको केस टेकिंग कहते हैं। तो ये केवल हनीमन साहब ने नहीं दिया, आज की डेट में हर जगह, चाहे वो एम्स हो चाहे वो मेदांता हो, हर जगह केस टेकिंग फॉलो होता है। फ़र्क ये है कि हमारा केस टेकिंग उनका केस टेकिंग से बहुत डिफरेंट है। उनका केस टेकिंग होता है उस बेस पे कि क्या आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई ये डिजीज़ था, नहीं था, ताकि ये रिसर्च में उनके काम आए कि हाँ ये पर्टिकुलर डिजीज़ एक हेरिडेटरी डिजीज़ हो गया है, या क्या डिजीज़ का सिनारियो चल रहा है, सोसाइटी में क्या है, कितना परसेंटेज कोई डिजीज़ है ना। इन सब के बारे में उनको जानकारी लेनी होती है। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं जो हमारे होम्योपैथिक को मालूम है। होम्योपैथिक में खास चीज़ है कि हम एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं, केस टेकिंग करके इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, साथ ही साथ उनके दिए गए सारे सिम्टम को हम कंसिडर नहीं करते हैं। कुछ सिम्टम को हम इवेलुएट करते हैं, कौन से सिम्टम ऐसे जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन पेशेंट बोल रहा है, तो कौन से वो ऐसे सिम्टम हैं, उन चीज़ों को समझना है। क्या कौन सा ऐसा रोग, कौन सा रोग ऐसा है जो किस समय किस कंडीशन में बढ़ जाता है, यानी कि मोडालिटीज़ को एलोपैथिक सिस्टम में या अदर सिस्टम में कोई मतलब नहीं है। रात को बढ़ रहा है, दिन को बढ़ रहा है, रात में घट जाता है, दोपहर में बढ़ जाता है, दे हार्डली बॉदर्स अबाउट दैट, बिकॉज दे उनका, मेरा कहने का मतलब उनके पास कोई ऐसा प्लान और कोई ऐसा स्टडी ही नहीं है कि जिसके ऊपर वो बात करें। लेकिन हमारे होम्योपैथिक सिस्टम इतना रिच है इंडिविजुअलाइजेशन करने में। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उनके पास काउजेशन भी नहीं है, देयर आर सेवरल काउजेज, है ना। एक फिजिकल काउज होता है कि कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई, एक होता है एनवायरमेंटल से कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माइंड को फैक्टर को कोई परेशान किया है, यानी कि मेंटल लेवल पे कोई ग्रीफ है, कुछ है, तो उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डिजीज़ में, कैसे वो ठीक होगा, है ना। इसको ले करके तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आने वाले समय में जो भी केस लूँगा, मैं बताऊँगा, केस के साथ बताऊँगा कि आप मैंने ये जो केस लिया है इसमें क्या वेटेज दिया, क्या इवैल्यूएशन किया, क्या दवा दी, क्यों सिंगल दी, क्यों एक और दवा देने की आवश्यकता पड़ी। ऐसी सारी बातों पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप सभी लोगों को अगर ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं, अगर आप होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हैं तो, अगर आप होम्योपैथ प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। केवल मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो वास्तव में होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हैं और उनको ये चीज़ें की आवश्यकता होती है, ताकि उनका जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो रिच हो जाए, थोड़ा रेज हो जाए, थोड़ा पेशेंट जब आए तो उनको एक अच्छी बातें सुनने को मिले कि हाँ डॉक्टर साहब इम्प्रूवमेंट है। तो इस इम्प्रूवमेंट वर्ड को सुनने के लिए सब लोग ललायित रहते हैं। मैं भी ललायित रहता हूँ, एक आप नहीं, हम सब लोग ललायित रहते हैं कि पेशेंट जब भी आए तो वो बताए कि हाँ डॉक्टर साहब आपकी दवा से मुझे फ़ायदा है। और जब दवा का फ़ायदा है तब आपको कैसे उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्या ये आपकी दवा से पैलिएशन हुआ, क्या ये क्योर की तरफ जा रहा है, क्या इससे रिकवरी होने की संभावना है। ऐसे कई चीज़ों पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। तो आपका समय बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है, मैं समझता हूँ। आज मैं सिर्फ इतना ही एक पार्ट बताना चाहता था और मैं आपसे गुजारिश और अपने लेवल पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीखना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बोलिए। मैं ग्रुप से जुड़ूंगा और एक जूम मीटिंग लेकर के मैं एक एक करके सारी बातों को क्लियर करूंगा। ये एक जर्नी है जिसको कि हम लोग फॉलो करेंगे, लेकर चलेंगे और आप लोगों के लिए कुछ न कुछ करूंगा। तो धन्यवाद। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये हमारा एम अगर पसंद आया हो तो इसको आप फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि हाँ ऐसा चल रहा है और उनको जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि मैं जब आप देंगे, आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपके लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा ताकि मैं जूम लिंक आपसे साथ शेयर कर सकूं। बस इतना ही चाहता हूँ। तो आप लोगों को गणेश चतुर्दशी के हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्दशी है, शुरू हो रहा है, अभी अभी जस्ट गणेश चतुर्दशी में हम लोग प्रवेश कर गए।
तो ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों को सबको ये नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों का मुझे विशेष भी चाहिए कि आप लोग मुझे विश करें कि मैं अपने इस कार्य में सक्सेस प्राप्त करूं और आप लोग कुछ बेनिफिटेड हो, यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैप्पी चतुर्दशी।